जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल MNB क्लासेस पे। दोस्तों, आज इस जीके और जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 14 में आपका स्वागत है। आज के इस जो पिछले आर्मी जीडी के क्वेश्चन पूछे गए हैं 2022 में, उस पे हम लोग बात करेंगे। तो उस मोटिवेशनल कोट के साथ, जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब, अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। तो आइए आज हम लोग 10 क्वेश्चन पे फिर से बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, दिल्ली की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो दिल्ली की पहली महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान पूछता है कि किसकी लड़की थी? तो इल्तुतमिश की। किसकी लड़की थी? इल्तुतमिश की। और ये पूछता है कि इसका शासनकाल कब से कब तक चला है, तो ये भी याद रखेंगे। इसका शासनकाल 1236 से 1240 तक, यानी 4 साल का इसका शासनकाल भारत पे रहा है। तो यहाँ पूछेगा दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन रही है, तभी रजिया सुल्तान। और पहली मुस्लिम महिला कौन रही है, तभी रजिया सुल्तान ही होगा। याद रखेंगे, यह इल्तुतमिश की लड़की है। और इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया था। ठीक है, हम लोग अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो राज्यसभा होता है, यानी एक केंद्र में चलता है, केंद्र में संसद चलती है और संसद में 3 अंग होते हैं। ठीक है, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा और एक होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति से हम लोग का मतलब नहीं है। अब यहाँ पे संसद है तो इसके 3 अंग है, लेकिन सदन की बात करेंगे तो 2 सदन है। तो जो लोकसभा है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का। तो यहाँ पे पूछा है राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो याद रखेंगे राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष क्यों होता है? क्योंकि इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इसलिए अब यहाँ पे राज्यसभा में अधिकतम कितने सीट है? 250। और निर्वाचित कितने होते हैं? तो 233 निर्वाचित होते हैं प्लस 12 मनोनीत होते हैं। तो दोनों मिलाकर 245 वर्तमान में सीट है। तो वर्तमान के सीट का 1/3 देखेंगे तो लगभग 81 पॉइंट कुछ आएगा। तो 81 तो होंगे नहीं, 81 या 82 होंगे। तो 81 और 82 को अगर 3 बार ऐड करेंगे तो लगभग 2-2 साल लग जाएंगे। तो दोनों 2-2 साल ऐसे करके 3 बार जोड़ने पर 6 वर्ष लग जाता है। तो इसलिए इसका कार्यकाल कितने वर्ष का हो जाता है? 6 वर्ष का। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी सिंचित नहर कहा जाता है? तो इसको ऐसे भी पूछ सकता है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, या भारत की सबसे लंबी सिंचित नहर कौन सी है? तो याद रखेंगे इंदिरा गांधी नहर है। भारत की कौन सी सबसे लंबी नहर है? तो इंदिरा गांधी नहर, या इसी को सिंचित नहर भी कह सकते हैं। लेकिन विश्व की सबसे लंबी नहर पूछे तो याद रखेंगे विश्व की सबसे लंबी नहर स्वेज नहर है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है भारत की, तो भारत की याद रखेंगे इंदिरा गांधी नहर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े थे? तो यहाँ पे पूछा है कौन सा राज्य है जो बुद्ध के जीवन से जुड़ा था। तो बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ राज्य मतलब महाजनपद की अगर बात करें तो ये अवंती था। ठीक है, अवंती कौन था जो बुद्ध के जीवन से कैसे जुड़ा था? तो अवंती उस समय का एक शक्तिशाली राजतंत्र था। सबसे अगर शक्तिशाली की बात करेंगे तो वो तो मगध था, लेकिन अवंती भी क्या था? एक शक्तिशाली राजतंत्र था। और यहाँ के जो राजा थे वो चंड प्रधोत थे। ठीक है, अवंती के राजा कौन थे? चंड प्रधोत थे। और अवंती बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र माना जाता है। तो इसलिए यानी बुद्ध के जीवन से जुड़े हुआ कौन सा महाजनपद है? तो अवंती है। याद रखेंगे अवंती किस राज्य में है? तो बिहार में। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की आयु में पूरी क्षमता में नमी होती है? तो यहाँ पे पूछा है कि किस प्रकार की आयु में पूरी क्षमता से नमी होती है। तो इसका राइट आंसर होता है संतृप्त आयु। यानी अगर यहाँ पे नमी की बात करें तो उसी को कहते हैं आर्द्रता, यानी जिसमें ज्यादा मात्रा में नमी रहती है। तो जो संतृप्त आयु होती है ना, उसमें क्या होता है? वो पूरी तरीका से नमी होता है, यानी गीलापन होता है।
ठीक है, तो याद रखेंगे संतृप्त वायु है और इसमें 100% लगभग ऐसे याद रखेंगे कि इसमें 100% नमी होती है। ठीक है, तो संतृप्त वायु इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धौलाधर श्रेणी की एक महत्वपूर्ण जनजाति है। तो यहाँ पे जनजाति से क्वेश्चन पूछा है। तो धौलाधर श्रेणी यानी अगर यहाँ पे भारत के ऊपर की अगर स्थिति की बात किया जाए, यानी अगर यहाँ से भारत के ऊपर की स्थिति बात किया जाए, तो यहाँ पे जो हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, यानी बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो जो धौलाधर श्रेणी है यानी वो हिमाचल प्रदेश के आसपास वाले क्षेत्र में और जम्मू कश्मीर के आसपास वाले क्षेत्र में होता है। तो आपसे या तो जम्मू कश्मीर की जनजाति पूछ ले या हिमाचल प्रदेश की जनजाति पूछ ले, तभी आप गद्दी लगाएंगे। तो ये जो गद्दी जनजाति है वो धौलाधर श्रेणियों के अंतर्गत आती है। थारू की बात करें तो थारू ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है। और लेप्चा की बात करें, ये इसी को भूटिया जनजाति भी कहते हैं। तो जो भूटिया जनजाति है ये सिक्किम राज्य में निवास करती है। तो ये यहाँ से याद रखेंगे कि लेप्चा जनजाति या भूटिया जनजाति सिक्किम का है, थारू उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र, और गद्दी जो है जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश में रहने वाली जनजाति है जो धौलाधर श्रेणी पर्वत है उसी पे ये निवास करती है। तो जितनी जनजातियां लगभग पहाड़ों पर या जंगलों में ही निवास करती है, तो इसलिए इसको ऐसे याद रखेंगे। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के मणिपाल में स्थित बैंक का मुख्यालय स्थित है। यानी कर्नाटक राज्य में कौन सा बैंक है जिसका मुख्यालय मणिपाल में स्थित है। तो याद रखेंगे सिंडिकेट बैंक है जिसका मुख्यालय यहाँ पे कर्नाटक के मणिपाल वाला शहर में है। और सिंडिकेट बैंक और केनरा बैंक फिलहाल में 2020 में इसको एक ही में विलय कर दिया गया है। तो अब ये भी याद रखेंगे कि सिंडिकेट बैंक का ही नाम केनरा बैंक एक ही में विलय कर दिया गया है। वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सिंडिकेट बैंक। यहाँ पे देखा जाए विजय बैंक, तो विजय बैंक का भी मुख्यालय बेंगलुरु में ही है जो कर्नाटक की ही राजधानी है। और बात किया जाए कॉर्पोरेशन बैंक की, तो कॉर्पोरेशन बैंक का मुख्यालय मैंगलोर में है और मैंगलोर भी कर्नाटक में ही पड़ता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और यहाँ पे केनरा बैंक है तो केनरा बैंक का भी मुख्यालय बेंगलुरु में है, लेकिन याद रखेंगे अब तो इसका विलय हो गया सिंडिकेट बैंक में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सिंडिकेट बैंक और इसका मुख्यालय मणिपाल। और मणिपाल किसका शहर है, तो ये कर्नाटक का ही शहर है। मणिपुर को ना समझेंगे, मणिपुर एक अलग राज्य है, ये मणिपाल एक अलग शहर है जो कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा आराम से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब आता है अगला क्वेश्चन जो 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में तूफानी हिंदू के रूप में किसे सराहा गया था। यानी ये पूछा गया है कि जो 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें भाग कौन लिया था। तो आपको अच्छे तरीका से याद होगा कि उसमें भाग लिए थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो में हुआ था जो धर्म सम्मेलन, उसमें भाग लिए थे। और इन्हीं के जन्मदिन पे हम लोग भारत में 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, और इन्होंने वहां पे जाकर बहुत ज्यादा समय तक भाषण दिया था। ऐसा माना जाता है कि भाषण 48 घंटे तक ये बोलते रह गए और वहां से लोग उठने के लिए नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि बहुत ही अच्छा चीज बता रहे थे। यही बताया कि पृथ्वी गोल है, तो जो मतलब वहां पे नंबर दिया गया था 0, तो वहां पे यही बताया था कि पृथ्वी 0 के तरह है, गोल है। उसके बाद ये भी बताया था कि जिसके साथ ये 0 लग जाता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे 1 है और 1 के साथ 0 लग गया तो इसकी वैल्यू 10 गुना बढ़ जाती है। अगर 10 है तो इसके साथ 0 लगा तो इसकी वैल्यू 10 गुना बढ़ गई। यानी इन्होंने यही बताया था कि 0 जिसके साथ लग जाता है उसकी वैल्यू 10 गुना बढ़ जाती है। तो ये बहुत ही चर्चा का विषय है, कहीं आपको यहाँ पे विकिपीडिया या कहीं से किताबें लेकर पढ़ना चाहिए, बहुत ही अच्छा चीजें हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए शिकागो को, तो शिकागो को और किस नाम से चर्चित है, तो दुनिया की मांस की मंडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अभी ये सारी चीजें आपको याद रखेंगे। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है मिनका बक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो मिनका बक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये चेन्नई में है। और ये चेन्नई कहाँ पड़ता है, तो चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। अब यहाँ पे देखे होंगे नीचे वाला क्या है राज्य, ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु में यहाँ पे चेन्नई इसकी राजधानी है, तो ये चेन्नई में पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
मीनका बक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और यहाँ पे याद देख लेंगे, जो हैदराबाद है तो हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अगर पूछेगा तो हैदराबाद में है। और यहाँ पे बेंगलुरु और कोयम्बटूर में ये भारतीय नागरिक उड्डयन यहाँ पे है, यानी और राज्य एक तरफ से राज्य हवाई अड्डा है। तो दोनों को याद रखेंगे, मिनकाबा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में और हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। अगले और लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे देखे होंगे, भारत का एक नीचे वाला क्षेत्र है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में ही कौन सा एक शहर है, जादूगोड़ा। और यहाँ पे ये जादूगोड़ा शहर है, तो जादूगोड़ा में ही भारत का महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान स्थित है। ठीक है, और बात किया जाए धनबाद की, तो धनबाद में हम लोग जानते हैं यहाँ पे कोयला निकाला जाता है, और खनन अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे है, धनबाद में। बात किया जाए पन्ने की, तो पन्ना एक मध्य प्रदेश में पड़ता है, और यहाँ से हीरे का खदान यानी हीरे की प्राप्ति होती है। बात किया जाए दार्जिलिंग की, तो दार्जिलिंग ये पश्चिम बंगाल का एक शहर है, शहर नहीं मानेंगे, स्थान है जहाँ पे दार्जिलिंग की पहाड़ी है, यहाँ पे उच्च कोटि का चाय मिलता है। तो पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत में किस चीज को जीआई टैग दिया गया था? तो दार्जिलिंग के चाय को। और कब दिया गया था? लगभग 2004-05 में इसको दार्जिलिंग का चाय दिया गया, जीआई टैग दिया गया था। तो याद रखेंगे, भारत का सबसे उच्च क्वालिटी का चाय दार्जिलिंग का चाय। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जादूगोड़ा। यानी भारत में महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान कहाँ पे स्थित है? तो जादूगोड़ा में। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।